वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो को बना रहा हूँ और फाइनली मैंने आपके लिए बढ़िया बढ़िया नोट्स तैयार कर लिया है और मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। और एग्ज़ाम से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बार इको और बीए इस सारी थियरी में अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दूँ। अकाउंट और स्टेट के मोस्ट ऑफली बन तो गए हैं, हाँ उसके अंदर जो छोटे मोटे सवाल बाकी हैं उसे भी मैं जल्दी ही पूरा कर दूंगा। बस आप सभी लोग ईमानदारी से, मन से, तन से अच्छे से बस पढ़ाई करिएगा और कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं बैठा हूँ बेटा, सब चीज़ें मिलकर सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमेशा एक की नहीं होती है, प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व किया जाता है, समझा जाता है तो उसे हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में करो राधे राधे, फिर हम लोग क्लास की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो चलिए बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से पॉइंट को समझेंगे। तो बड़ा क्लास 12th, ठीक है, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और अध्याय जो है चैप्टर जो पढ़ेंगे बड़ा वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब बड़ा याद रखना, एग्जाम में जो है बड़ा एग्जाम में ये 10 नंबर का आता है बड़ा। कितने मार्क्स में आएगा, 10 मार्क में आएगा। यानी एक मार्क के 4 MCQ आएंगे और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। याद रखना बाबू, इसमें से बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, हाँ इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ 3 नंबर के 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो टोटल 6 नंबर हो जाएगा और 4 MCQ आएंगे, मतलब 4 नंबर के लिए 10 नंबर आपका इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम में अगर पूछ लिया तो वो अलग बात है बेटा, देखो फर्स्ट एग्जाम सेकेंड एग्जाम में तो क्वेश्चन वो लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं, उसका टेंशन नहीं। बट याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ वहाँ पर फाइनल है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर और ब्लूप्रिंट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ, एकदम डिटेल में और बढ़िया तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो हम समझेंगे इस चैप्टर के बारे में एक्चुअल में व्यवस्था तंत्र है क्या, व्यवस्था तंत्र का मतलब क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है, वो सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। फिर हम बताएंगे कि व्यवस्था तंत्र की मीनिंग क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, फिर उसकी परिभाषा बताऊंगा। फिर व्यवस्था तंत्र में एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसका नाम है लक्षण। पहला क्वेश्चन क्या है, लक्षण। एग्जाम में ऐसा नहीं बड़ा, ये भी आता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, तैयार करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे बड़ा, ठीक है। इतना मान के चलना, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों की सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें डिटेल में समझाते रहूँगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। सारे चीज़ यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे चीज़ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो बड़ा आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना और इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं बड़ा, ठीक है, इससे हमें एक तरीके की मोटिवेशन मिलती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज भी चलाऊंगा व्यवस्था तंत्र के लक्षण, इसमें टोटल 9 लक्षण है। और बड़ा ये कब कब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया मैं आपको वही बता दूं कि बड़ा मार्च 2025 में भी पूछा गया था और जुलाई 2022 में पूछा गया था और मई 2021 में भी पूछा गया था और मार्च 2018 में भी पूछा गया था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो बड़ा, ये ऑलरेडी 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते बड़ा उसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। सबसे पहले किताब में एक लाइन लिखी गई बेटा, क्या लिखा है कि सर आयोजन जो है, आयोजन व्यावसायिक इकाई का क्या है, एक मस्तिष्क है। मतलब हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सबसे पहले सोचते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ तो सबसे पहले मैं ये तो सोच के आया हूँ ना, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो यानी कि वही तो कह रहा है कि आयोजन जो है
ये व्यवसायिक इकाई का क्या है, मगज है, मस्तिष्क है। और संकलन क्या करता है, तो संकलन जो है उसका प्राण है। और व्यवस्था तंत्र कौन है, तो व्यवस्था तंत्र उसका शरीर है। ये याद रखना, एमसीक्यू में यहाँ से एक एमसीक्यू बनते ही बनते हैं बड़ा, तो एक एमसीक्यू यहाँ से बनता है। और बड़ा सत्यम सर के द्वारा सरल भाषा में यहाँ पर मैंने तरीका भी लिखाया है कि मान लो अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं जाते हो, ट्यूशन नहीं जाते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सत्यम सर ने यहाँ आसान भाषा में भी लिख के बताया है। देखो इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ इसी का मीनिंग बड़ा यहाँ पर मैंने समझाया है। जैसे हमारे शरीर में सोचने का काम कौन करता है बड़ा, दिमाग यानी मस्तिष्क करता है, लेकिन पूरा हाथ पैर कौन है, शरीर करता है। ठीक वैसे ही बिजनेस में बड़ा, वैसे ही बिजनेस में प्लानिंग कौन करता है, आयोजन। आयोजन मतलब दिमाग है। और उसी प्लानिंग को सच करने वाली जो टीम होती है यानी उसका क्या माना जाता है, शरीर, यानी कि वो क्या हो जाता है बाबू, व्यवस्था तंत्र होता है। आप बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे हमारे शरीर में सोचने का काम कौन करता है, दिमाग यानी मस्तिष्क करता है, लेकिन उसी को पूरा करने का हाथ पैर शरीर करते हैं। ठीक उसी तरीके से बड़ा बिजनेस में प्लानिंग कौन करता है, आयोजन। आयोजन कौन है, दिमाग है, मस्तिष्क है। और उसी प्लानिंग को सच करने वाली टीम यानी उसका शरीर, और शरीर यानी व्यवस्था तंत्र है। समझना गया। तो इस तरीके का ये पहले पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं सर व्यवस्था तंत्र का क्या मतलब होता है। तो चलिए व्यवस्था तंत्र का सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यवस्था तंत्र का मीनिंग तो एकदम ध्यान रखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे चीज क्लियर होगा, बस आप समझते जाइए। बड़ा व्यवस्था तंत्र की मीनिंग क्या है बड़ा, समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ध्यान सुनना, समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। फिर से क्या कह रहा है, समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला दायित्व अर्थात व्यवस्था तंत्र होता है। यानी इसका क्या मतलब होता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो तो उनके बीच का जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बड़ा, जो काम होता है, और जो पावर मतलब जो अधिकार होता है, ठीक है, ऑथोरिटी जिसे कहते हैं, को बांटने वाले सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवस्था तंत्र कहते हैं। यानी किसी समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी लोग मिलकर, यानी व्यक्तियों मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड, सभी लोग मिलकर उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग काम और अधिकार दिया जाता है, और उन दोनों के बीच का जो भी ढांचा तैयार होता है बड़ा, उसी को व्यवस्था तंत्र कहते हैं। आई होप आपको ये परिभाषा याद हो गया होगा। और भी परिभाषा है बड़ा, देखो कुछ ऐसे मतलब महान गुरु थे बड़ा जिन्होंने मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, जो संचालन शास्त्री कहते हैं, जो मैनेजमेंट गुरु थे बड़ा, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया था, अलग अलग परिभाषा दिया था। तो उन्होंने देखो चेस्टर आई बेनार्ड के अनुसार उन्होंने कौन सी परिभाषा दिया था, ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र। एक चीज बता दूं, व्यवस्था तंत्र की यहाँ पर तीन परिभाषा दिया है, तीनों में से आपको जो याद हो जाए आप वो लिख सकते हो एग्जाम में, बिल्कुल लिख सकते हो, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं, जो आपको याद हो आपको वही लिखना है। सर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र, मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी काम को एक दूसरे की मदद से, टीम वर्क, इन्हें एक दूसरे की मदद से कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है बड़ा, व्यवस्था तंत्र कहलाता है। एक और बड़ा लुइस एलन के अनुसार, ये भी एक संचालन शास्त्री थे, मैनेजमेंट गुरु थे, इन्होंने भी अपनी परिभाषा में क्या बताया है, इनकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि व्यवस्था तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रभावशाली कार्य कर सके। इस उद्देश्य से कार्य को पहले स्पष्ट करना पड़ता है,
उसका वर्गीकरण करना पड़ता है और दायित्व और अधिकार को सौंपना पड़ता है और साथ ही संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं व्यवस्था तंत्र। की बात भी बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहे हैं, एलन सर कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा तरीका है जिससे लोग अपना काम बेस्ट तरीके से कर सके। इससे काम को साफ साफ समझाया जाता है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, तय किया जाता है कौन क्या काम करेगा और किसके पास कितना पावर होगा। ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड किया जाता है, उसी को कहा जाता है व्यवस्था तंत्र। यानी अगर एक व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर पा रहा है तो उस कार्य को करने के लिए आप अपने काम को क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उसको लोगों को काम दे दो और काम के साथ उनको अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व भी दे दो, तो उसे कहलाएंगे व्यवस्था तंत्र कहलाएगा। क्लियर? तो बड़ा 3 परिभाषा में से जो परिभाषा आप लोगों को याद हो जाए आप लोगों को वैसे ही लिखना है। आई होप आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बड़ा मेरी सच में बड़ा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है बड़ा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट आगे पढ़ने जा रहे बड़ा हम लोग। अब हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है व्यवस्था तंत्र के मुख्य लक्षण। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अभी से बता दे रहा हूँ। व्यवस्था तंत्र का अर्थ दे करके व्यवस्था तंत्र के लक्षण को समझाइए, ऐसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। फिर से क्या कह रहे हैं, व्यवस्था तंत्र का अर्थ देकर व्यवस्था तंत्र के लक्षण को समझाइए। चलिए मैं आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से बढ़ाइए। देखो अगर व्यवस्था तंत्र के लक्षण को समझना है तो मैं तुमको एक ट्रिक दे रहा हूँ याद करने का। आप लोगों को स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, उसको मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप उसे अगर सोचोगे बड़ा तो समझ लो आपको ये चीजें अपने आप याद हो जाएगी। चलो पहला पॉइंट क्या है बड़ा, ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, इसे कहते हैं उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं गोल ओरिएंटेड। क्या होता है बाबू, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। क्या होता है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए अब बड़ा हम लोग शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा एग्जाम में लिखना कैसे बड़ा। देखो एग्जाम में सबसे पहले प्रस्तावना लिखने का, फिर 2 परिभाषा लिखना, फिर सारे पॉइंट एक बार लिखना, फिर एक एक पॉइंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखा करो बड़ा, आपको मार्क्स मिलेगा। फिर से बता दो, देखो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर आपको अर्थ लिखना, 2 2 3 जितने भी अर्थ हो जो याद रखना, फिर लक्षण के जितने भी पॉइंट बड़ा वो सारे पॉइंट 1 2 3 3 4 सारे पॉइंट लिख दो। फिर बड़ा एक एक करके क्या करो बड़ा, आपको 2 2 3 3 लाइन में समझाना है। जरूरी नहीं कि भर भर के समझाओ, 2 2 लाइन भी समझाओगे तो भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस उस पॉइंट का मतलब निकलना चाहिए, बाकी तो कुछ भी जरूरत नहीं। और जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक में जो लिखा है आप वही चीजें एग्जाम में लिखो। ठीक है बड़ा, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी एक्सप्लेन करो, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ा मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो बड़ा आपको जो भी चीज बताऊंगा सटीक बताऊंगा। मेरे पास फालतू वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरे ऊपर सत्यम सत्य पर भरोसा है तो भरोसा ये कायम रखिए और डेफिनेटली वीडियो को पढ़ते रहिए और आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या है बड़ा, ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब होता है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज, यानी अपना लक्ष्य बनाना। अगर किसी भी बड़े काम को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक गोल बनाना पड़ेगा और उस गोल के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वही लिखा है, व्यावसायिक इकाई में ध्येय प्राप्ति के लिए सबसे पहले व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अतिरिक्त विभागीय ध्येय की रचना करना और इसके अलावा कर्मचारियों को व्यक्तिगत हेतु भी होते हैं, उनका पर्सनल भी उद्देश्य होता है। इस प्रकार से लक्ष्य और विभागीय लक्ष्य और कर्मचारी के लक्ष्य रेखीय संकलन करता ढांचा व्यवस्था तंत्र है, इसलिए ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है ऐसा कहा जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, मान लो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम कोई भी टीम किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। एक्चुअली जैसे एनुअल फंक्शन में मेन लक्ष्य क्या है, एनुअल फंक्शन का मेन लक्ष्य क्या है, प्रोग्राम को सुपरहिट बनाना। यानी जो भी हम एनुअल फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन को एकदम जोरदार तड़ाका फड़ाका सुपर हिट कर देना। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या तैयार करेंगे,
डांस, ड्रामा, डेकोरेशन, ये टीम मिलकर अगर काम करती है तो फाइनल प्रोग्राम हमेशा बेस्ट ही होगा। तो वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को बनाते हो और उस काम को मिलकर सभी लोग कार्य करते हो तो आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तो आई होप पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो पहले पॉइंट में क्या होता है कि व्यावसायिक इकाई में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्ति करना होगा, यानी लक्ष्य के पहले गोल बनाना पड़ेगा और उस गोल को पूरा करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तभी आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2, आयोजन पर आधारित यानी प्लानिंग बेस। याद रखना, आयोजन द्वारा सुनिश्चित किए गए ध्येय के आधार पर इसकी रचना की जाती है, इसीलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले पूर्व आयोजन करना अनिवार्य है, ठीक है। और भविष्य में अमल में जाने वाली योजना के आधार पर इकाई के ढांचे का निर्माण होता है, इसलिए कहा जाता है व्यवस्था तंत्र आयोजन पे आधारित है। यानी जब भी हम कोई व्यवस्था करते हैं तो व्यवस्था करने से पहले सबसे पहले हमें आयोजन करना पड़ता है, यानी पूरा का पूरा आयोजन पे आधारित है कौन, व्यवस्था तंत्र। यहाँ पर देखो ये लिखा है कि पहले हम कागज पे क्या करेंगे, प्लानिंग बनाते हैं, बाद में ही लोगों को काम बांटते हैं। पहले प्रिंसिपल मैम लिस्ट बनाती हैं, फिर फंक्शन में क्या क्या होगा, उसके बाद सभी टीचर और बच्चों को क्या काम सौंपे जाएंगे, ये सारी चीज क्या होती है, प्लानिंग की जाती है। मैंने क्या बोला, एनुअल फंक्शन को ध्यान में लेकर के आपको इस टॉपिक को याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। यानी आयोजन पर आधारित, यानी सबसे पहले हमें कागज पे प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर टीचर और बच्चों ने प्रिंसिपल और मैम क्या करती है, लिस्ट बनाती है, और लिस्ट में क्या बनाती है कि फंक्शन में क्या क्या होने वाला है, उसके बाद टीचर्स और बच्चों को काम सौंपती है कि भाई ये काम तो इस तरीके से करना है। तो आपने प्लानिंग किया ना, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। तो सबसे पहले व्यवस्था तंत्र करने से पहले आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। अब आते हैं अधिकार और दायित्व को सौंपना। व्यवसायिक इकाई में कार्यरत अलग अलग व्यक्तियों की कुशलता और योग्यता के आधार पर अलग अलग प्रवृत्ति की जाती है, ठीक है। उनके साथ उन व्यक्तियों के अधिकार विषय में सूची किया जाता है। व्यवस्था तंत्र में व्यक्तियों के मध्य अधिकार दायित्व संबंधित हिसाब, मतलब व्यवसायिक इकाई में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं अलग अलग व्यक्ति, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टैलेंट के आधार पर उन्हें वो काम और वो अधिकार को जवाबदारी देनी चाहिए, जिससे वो अपना कार्य आसानी से पूरा कर सकेगा। यानी यहाँ पर वही बताया गया, जिस व्यक्ति में खूबी यानी टैलेंट होता है उसे वही काम दे, मतलब जिसके अंदर जो टैलेंट है उसे वही काम देना चाहिए। तुमको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रेंडिंग वाला। मैं पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स, लेकिन गलती से अगर मुझे कंप्यूटर दे दिया जाए तो क्या मैं कंप्यूटर पढ़ा पाऊंगा? नहीं ना। मुझे आता है गणित और दिया जा रहा है कंप्यूटर, तो कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा, कैसे मैं उसको पूरा मन लगा के काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना बाबू। तो पहले कहने मतलब जो व्यक्ति जिस चीज में टैलेंटेड है, खूबी है, उसे वही काम देना चाहिए, और काम पूरा करने के लिए उसको थोड़ा सा अधिकार यानी पावर देना चाहिए। जैसे जो बच्चा ड्राइंग अच्छा करता है उसे डेकोरेशन का काम दिया जाना चाहिए, और साथ ही यह तय करने की छूट दी जाती है कि कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उसको काम करेगा ना भाई। जिसको जो काम आता है उसको वही काम देना चाहिए, तभी हमारा व्यवस्था तंत्र सक्सेसफुल बन सकता है। अब आते हैं चौथा, मानव तत्व का महत्व, यानी ह्यूमन एलिमेंट इज सेंटर। यानी कि व्यवस्था तंत्र का मेन फोकस किसके ऊपर होता है बेटा? मानव केंद्र के ऊपर होता है। यानी व्यवस्था तंत्र में मानव केंद्र का स्थान पर होता है। किसी भी आदर्श व्यवस्था तंत्र का सफलता का आधार उसकी कार्यरत मानव पर ही होता है। यानी कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर व्यवस्था तंत्र सफल हो रहा है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा श्रेय किसका जाता है? व्यक्ति का। अगर व्यक्ति ही नहीं होता है तो व्यवस्था तंत्र कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसीलिए प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की स्थापना के लिए प्रभावशाली मानवीय संबंध की स्थापना करना बहुत जरूरी।
मतलब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। कोई भी सिस्टम मशीनों और दीवारों से नहीं चलती, वहाँ काम करने वाले लोग यानी इंसान से चलता है। स्टेज कितना भी सुंदर क्यों ना हो, स्टेज कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर परफॉर्म करने वाले बच्चे और संभालने वाले टीचर ना हो तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, राइट। फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कितना भी अच्छा डेकोरेशन क्यों ना कर दिया, लेकिन अगर वहां पर मान लो परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे ही ना रहे और संभालने वाले टीचर ही ना रहे, तो क्या आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए व्यवस्था तंत्र का पूरा मेन केंद्र किसके ऊपर होता है? मानव के ऊपर होता है। और अब व्यवस्था तंत्र का सफलता का आधार किसको माना गया है? मानव केंद्र को माना गया है, इंसानों को माना गया है। इंसान के बिना कोई भी चीज कभी भी सफल नहीं हो सकती, राइट। अब आते बड़ा पांचवा पॉइंट, परिवर्तनशीलता। एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद परिवर्तन के लिए स्थान है। परिवर्तित होने वाले संयोजक को और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था तंत्र को अनुकूल परिवर्तन किए जाते हैं। नवी टेक्नोलॉजी अमल में आए तो नई संशोधन हो और व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन हो, तब व्यवस्था तंत्र का अवश्य परिवर्तन किए जा सकते हैं। हाँ बेटा, व्यवस्था तंत्र परिवर्तनशील हो सकता है। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी चेंजेस आ सकता है और कोई ना कोई रीजन से बड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बड़ा। इसका मतलब ये है कि बदलाव के लिए तैयार रहना, समय और सिचुएशन बदलने पर नियम बदल जाते हैं। अगर टाइम और सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो आपको अपने व्यवस्था तंत्र में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। मान लो फंक्शन खुले मैदान में होना था, लेकिन अचानक से क्या आ गई? बारिश आ गई। मान लो आप फंक्शन खुले मैदान में था, जोरदार बढ़िया तरीके से डेकोरेशन किया था, लेकिन अचानक से क्या हो जाए? बारिश हो जाए, तो तुरंत पूरे प्रोग्राम को स्कूल हॉल में शिफ्ट करना देना ही ये क्या कहलाता है? परिवर्तनशील। और तुरंत ही वो सारे प्रोग्राम आपको स्कूल में शिफ्ट करना पड़े तो ये परिवर्तन नहीं तो और क्या है, राइट। यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है, हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। क्लियर हुआ? हमेशा होते ही रहना चाहिए। अब आते बड़ा छठा, आंतर संबंधों की स्थापना करें। आंतर संबंधों की स्थापना करें। व्यवस्था तंत्र का कार्य पदों और विभागों के मध्य अंतर संबंध की स्थापना करता है। एक कार्य दूसरे कार्य के साथ इस प्रकार से एक विभाग दूसरे विभाग के साथ क्या करता है? संबंधों की स्पष्टता करता है। मतलब अंतर संबंधों की स्पष्टता का मतलब क्या होता है बेटा? यह तय करना कि कौन कौन से विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे और कौन किसको सपोर्ट करेगा। जैसे एंकरिंग करने वाले बच्चों का राउंड सिस्टम वाले भैया, यानी एंकरिंग करने वाले बच्चे, साउंड सिस्टम वाले भैया, साथ में फंक्शन होना जरूरी ताकि वो स्टेज पर बोले और माइक भी चले। तो वैसे ही मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का सपोर्ट करेगा, किसके साथ काम करेगा, किसके साथ, तो यानी सब डिपार्टमेंट क्या होंगे? एक दूसरे के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो व्यवस्था तंत्र सक्सेसफुल सफलता जरूर होगा। और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। सातवां पॉइंट है निरीक्षण और नियंत्रण। दोनों का, निरीक्षण का मतलब होता है देख रेख करना और नियंत्रण का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। निरीक्षण, नियंत्रण, संकलन, ठीक है। व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये तीन चीज। कौन कौन सी? निरीक्षण, नियंत्रण और संकलन, ये व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या कर्मचारी सौंपे गए कार्य अपने अधिकार और दायित्व अनुसार करता है? या निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था, मतलब कि मैंने कुछ कर्मचारियों को काम दिए हैं, साथ में अधिकार और दायित्व दिया, तो निरीक्षण का मतलब होता है कि जाकर देखना कि आपके अनुसार दिए गए कार्य उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे देखना।
और नियंत्रण का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी व्यक्ति को काम दिया है, काम सौंपा है, उसके बदले में अपने अधिकार और दायित्व दिया है, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उस गलतियों को क्या करना, सुधारना। उस गलतियों को डांटना नहीं, डांटने की बजाय क्या करना, गलतियों को बताना और सुधार करना। और संकलन का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो सभी लोग मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर काम करें, इसका मतलब होता है संकलन। तो ठीक, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ लगातार चेक करते रहना कि सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ये होगा निरीक्षण। क्लास टीचर घूम घूम के देखना बच्चे स्टेज पे सजा रहे, मतलब स्टेज सही से सजा रहे हैं या नहीं। गलत होने पे प्यार से क्या करना, उनको समझाना, डांटना नहीं, ठीक है, मनोबल नहीं तोड़ना है किसी का, समझाना है, उनको गाइड करना है। सामूहिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है बेटा, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामूहिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो सभी लोग मिलकर काम करना, टीम वर्क, ग्रुप वर्क, ठीक है, मिलकर काम करना, उसे कहते हैं सामूहिक प्रवृत्ति। देखो व्यवस्था तंत्र में अनेक व्यक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। व्यक्तियों के इन प्रयत्नों व्यवस्था तंत्र के उचित ढांचा प्रदान करता है, जिसके लिए सामूहिक सहयोग लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाता है। यानी अगर आसान भाषा में समझाएं तो यह किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं, बल्कि टीम वर्क। जैसे क्रिकेट मैच में सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन नहीं जिता सकता, उसके साथ में बॉलर भी होता है, कीपर भी होता है, फील्डर भी होते हैं, सभी लोग मिलकर मेहनत करते हैं तब जाके मैच जीतते हैं। किसी एक व्यक्ति के दम पे मैच नहीं जीतता। उसी तरीके से व्यवस्था तंत्र अकेले करने से नहीं होता है, सभी लोग मिल करके अपना काम ईमानदारी से करते हैं तब वो कार्य सक्सेसफुल बन जाता है, इसलिए उसे सामूहिक प्रवृत्ति कहा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। नियंत्रित यानी व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा है जो व्यावसायिक इकाई के संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है, व्यवस्था तंत्र के द्वारा की गई। यानी किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम और अनुशासन होना जरूरी है। जैसे मैं व्यवस्था तंत्र, मान लो मैं एनुअल फंक्शन कर रहा हूँ, तो एनुअल फंक्शन करने से पहले मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम और अनुशासन बनाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं बनाऊंगा तो बड़ा सब चीज बिगड़ जाएगा। इसलिए अनुशासन और नियम बनाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके। और जैसे स्कूल में आने जाने का समय फिक्स होता है, वैसे और यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, सब कुछ एक बढ़िया प्लानिंग से ही होता है। और सब चीजें क्या होती है, डिसिप्लिन से होता है। जैसे स्कूल है, स्कूल में आप टाइम पे स्कूल जाओगे, टाइम पे ड्रेस डेली पहन के जाओगे और सब चीजें डिसिप्लिन में रहोगे, तो ये सारा चीज क्या है बाबू, तो ये सारा चीज आपका क्या है, नियंत्रित, एक रेगुलेशन बता रहा है। और नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा किसी को रोक टोक करना, कंट्रोल करना। नियंत्रण का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना, जिससे क्या हो, जिससे कोई व्यक्ति अपना मनमानी ना कर सके, कोई व्यक्ति आपको किसी से प्रॉब्लम ना हो सके, इस बात को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसलिए नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा किया जाता है। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आज का क्वेश्चन क्या था, एक बार रिमाइंड करो। क्वेश्चन का नाम था व्यवस्था तंत्र का अर्थ, उसके लक्षण समझाइए। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। सत्यम सर यहाँ पर मौर्य क्लासेस, सत्यम सर ही आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर ये नोट से बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ते रहना है, समझते रहना, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते सर पॉइंट्स को याद कैसे करें, पॉइंट्स याद नहीं होता है, पॉइंट्स याद नहीं होता है, तो पॉइंट्स याद नहीं होता है तो बड़ा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, पॉइंट्स कैसे याद करना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे देखो, हर शब्द का पहला अक्षर लेना है, क्या लिखा है, धे, ध मतलब क्या होता है, DH, ठीक है, ध, फिर आ यानी ए, फिर ए, फिर एम, फिर क्या है, पी,
फिर ए, फिर एन, एन निरीक्षण इस एस, फिर क्या है बड़ा, फिर क्या है एन, तो यहाँ पर वही है ना बड़ा डी एच, फिर ए, कितनी बार ए बड़ा, देखो ए कितनी बार था बड़ा, देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, देखो पॉइंट आगे पीछे चलेगा, ए 2 बार हुआ, 2, फिर एम है, फिर एम के बाद क्या है पी है, फिर ए वापस 3 बार ए हो गया, एन है, फिर एस है, देखो एम भी है, एस भी है, एन भी है, और 2 बार एन है बड़ा, ठीक है, 2 बार क्या है एन, फिर एस है, फिर एस के बाद क्या है पी भी है, ठीक है, फिर पी भी है। अब देखो याद करने का जरूरत, देखो कैसे, धा मतलब ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, ए मतलब अधिकार और दायित्व, ठीक है, ए मतलब क्या होगा अधिकार और दायित्व, ठीक है, ए मतलब क्या होगा अधिकार और दायित्व, फिर दूसरा ए मतलब क्या होगा अंतर संबंधों की स्थापना, फिर दूसरा ए का मतलब क्या होगा बड़ा अधिकार और दायित्व, और एम मतलब क्या होगा एम मतलब मानव संबंधों का स्थाप है ना, एम मतलब क्या होगा मानव संबंधों, मतलब मानव संबंध, एस मतलब क्या होगा एस मतलब क्या होगा बड़ा, एस मतलब सामूहिक प्रवृत्ति, एन मतलब निरंतर निरीक्षण नियंत्रण और संकलन, और एन मतलब अभी मैंने बताया ये रहा लास्ट पॉइंट नियंत्रित प्रबंध के ढांचा, और पी मतलब क्या होगा परिवर्तनशीलता। तो पहले क्या करना है, पहले इस तरीके से सारे पॉइंट लिख लेना, और लिख कर ऐसे 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है, कितनी बार 2 से 3 बार रिपीट करना है, और फिर अगर याद ना हो तब मुझे बोलिएगा बड़ा, एक बार मेरी बात मानकर और याद करके बताओ, और फिर कमेंट करके मुझे बताना हाँ सर बिल्कुल मुझे सारे पॉइंट याद हो गए। इस तरीके से याद करोगे बड़ा, मैंने भी खुद जब मैं खुद स्टडी करता था तो मैं भी ऐसे ही याद करता था, और बड़ा सच में याद रहता था, लंबे समय तक याद रहता था। एक बार ऐसे लिख लो और 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है, और डेफिनेटली करना, आपको कभी नहीं भूलोगे, कभी मतलब कभी नहीं भूलोगे, ट्राई तो करो, ठीक है, आपको कोशिश करना है, डेफिनेटली आपको ये चीजें याद हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।